हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो ऑपरेंड पर कि कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। राइट, जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा, वहाँ पर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, कई सारी चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में की है। तो जब वहाँ पर आप नंबर्स लिखते हैं, है ना, कोई आप एक्सेप्शन लिखते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा, आप लिखते होंगे 5+3+5 समथिंग वट एवर। तो जो भी मैथमेटिक्स में आप करते हैं तो वहाँ पर आप जो आपके पास ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेंड का मतलब प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल की बात करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको दो वेरिएबल में, जैसे आपके पास मान लीजिए इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल हैं, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6। हम एक लाइन में कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको कामा से सेपरेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने दो वेरिएबल बनाया है यहाँ पर 5 ए एंड बी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा सम नाम से, और उसमें मैं ए और बी का सम रखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी। तो जो यहाँ पर हमने अभी अभी जो लिखा ए प्लस बी, तो इसमें प्लस क्या है? ये प्लस एक ऑपरेटर है। यहाँ पर जो हमने ये लगाया है ना, एक इक्वल टू का सिंबल, ये भी एक ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस बी, तो प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। तो इसके जो लेफ्ट और राइट में जो है ए एंड बी, वो क्या है? वो ऑपरेंड हैं। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड आपको पता चला क्या होता है? ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड पर काम करता है। ठीक। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं और कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हीं ऑपरेटर्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए जो आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास प्लस है। ओके। अरिथमेटिक्स में हमारे पास प्लस है, जिसका हम यूज करके क्या करेंगे? एडिशन परफॉर्म करते हैं। माइनस है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ऑपरेंड के बीच में। फिर हमारे पास देखिए आता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है, और डिवीजन ऑपरेटर के बाद हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेटर है। तो इन सारे ऑपरेटर की जो वर्किंग है वो मैं आपको, जब मैं आपको प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो उसके लिए मैं ऑपरेटर पे एक एग्जांपल रख दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या काम करते हैं। फिलहाल हम ऑपरेटर पर फोकस करते हैं। तो ये चार ऑपरेटर बेसिक आपको पता है। मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है? ये रिमाइंडर देता है हमको। रिमाइंडर का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक है ए, उसमें हमने रखा है 5, और बी में हमने रख दिया है लेट्स से 3। ओके। और अगर मैं यहाँ पर सी में, नहीं तो मैं रख लेता हूँ रिमाइंडर, उसमें हमने क्या कर दिया? ए मॉड्यूलर बी कर दिया। तो ये मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देता है। तो जब आप 5 को 3 से मॉड्यूलर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या रिमाइंडर आने वाला है? 2 आएगा। तो इस तरह से इस रिमाइंडर में 2 चला जाएगा। ठीक। ओके। तो ये आपको समझ आया। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए हैं ए एंड बी, अगर मुझे चेक करना है कौन सा वाला बड़ा है, ए बड़ा है या बी, तो मैं लिखूंगा ए ग्रेटर देन बी, तो हमें भी पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है ना। इसी तरह से है ग्रेटर देन, लेस देन भी है। फिर ये है लेस देन इक्वल टू, है ना। तो इसी तरह से ये क्या है? ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके पहले अगर मैं लेस देन का सिंबल लगा दूं तो ये है लेस देन इक्वल टू, है ना। और अगर मुझे इक्वालिटी चेक करना है तो हम डबल असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से लिखते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन में कहा जाए कि आप पता करो कि क्या ए एंड बी जो वेरिएबल हैं उनमें जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं, तो आप ए इक्वल टू बी इस तरह से लिख के चेक करेंगे। एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से लिख के आप चेक नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो एक इक्वल टू लिखते हैं उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर आपने एक इक्वल टू लगा दिया तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी। बी में क्या है? 3, तो ए में भी 3 चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसीलिए जब भी मुझे इक्वालिटी चेक करनी होती है तो हम डबल असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से लगाते हैं, डबल इक्वल टू का। ठीक। फिर उसके बाद देखिए आता है नॉट इक्वल टू। तो अगर मुझे चेक करना है ए बी बराबर नहीं है क्या, तो मैं लिखूंगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको हम बोलते हैं क्या? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या है?
लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये तीन होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है कि क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। कंडीशन दो का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए हमारे पास ए बी है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर, तो चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6 एंड सी इक्वल्स टू 3, हमने यहाँ पर बना लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ काम करना है लेट्स से, लेकिन वो टास्क मुझे तभी परफॉर्म करना है जब ए बी से बड़ा हो और बी सी से छोटा हो, तभी वो मुझे काम करना है ना। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक टास्क तब करना है जब ए बी से बड़ा हो, और हमने और बोला यहाँ पर, और बी सी से छोटा हो। तो मैं क्या करूँगा, ए ग्रेटर देन बी एंड मैं लगाऊंगा, और मैं क्या लिखूंगा, बी लेस देन सी। तो इस तरह से अगर ये भी ट्रू हुआ, यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है, तो इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आने वाला है। समझ में आता है। तो एंड क्या करता है, मोर देन वन कंडीशन को चेक करेगा, और अगर हर एक कंडीशन ट्रू है तभी ओवरऑल एक्सप्रेशन को ट्रू माना जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर और भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेट्स से हमने लगा दिया ए ग्रेटर देन सी, तो अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तीनों ट्रू हैं, तभी इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू माना जाएगा। तो एंड हम क्यों यूज करते हैं, मोर देन वन कंडीशन अगर चेक करनी है तो। उसी तरह से जो लॉजिकल आर है उसे हम यूज करते हैं अगर दो में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। जैसे इस केस में हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, तो ये वाला फॉल्स हो गया। फिर हमने लिखा बी लेस देन सी, तो क्या 6 3 से छोटा है, नहीं, दोनों फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आने वाला इस टाइम पर, फॉल्स आने वाला है ना। और अगर मान लीजिए ये सी में, या तो मैं एक कंडीशन और लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, आर मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर देन सी, हमने दोनों ग्रेटर देन लिखा, तो ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बी ग्रेटर देन सी, 6 3 से बड़ा है, हाँ 6 3 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू मान लिया जाएगा पूरा पूरा एक्सप्रेशन। ठीक, और आर के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, एंड में क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा था ए ग्रेटर देन बी एंड बी, लेट से कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, बी ग्रेटर देन सी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है डजंट मैटर, सेकंड वाली कंडीशन जरूर चेक की जाएगी। समझ में बात आ रही है कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो भी ये वाली चेक की जाएगी। यानी कि जितने भी हमने एंड के दोनों तरफ एक्सप्रेशन लिखे हैं उन सबको चेक किया जाएगा, उन सब का इवेल्युएशन होगा। लेकिन आर के केस में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो 5 6 से छोटा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए ये दूसरी वाली भी चेक किया जाएगा। तो हमने लिखा बी ग्रेटर देन सी, यानी 6 ग्रेटर देन 3, तो ट्रू हो गया। तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लिख रहा हूँ बी ग्रेटर देन सी आर ए ग्रेटर देन बी, हमने रिवर्स में कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सॉरी, तो बी ग्रेटर देन सी यानी कि क्या 6 3 से बड़ा है, यस 6 3 से बड़ा है। तो क्योंकि आर के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो पूरा ओवरऑल ट्रू मान लिया जाएगा। लेकिन पहले ही जब कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो इसके आगे जितनी भी कंडीशन हमने ये लिखी ये तो इवेल्युएट ही नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर के केस में अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी वाली तो चेक भी नहीं की होगी, उसका एग्जीक्यूशन ही इवेल्युएशन नहीं होगा। लेकिन एंड के केस में हर एक कंडीशन जो भी हम लिखते हैं इवेल्युएशन होता है। ठीक, तो ये हो गया
लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो ये जो नॉट है ना, लॉजिकल नॉट, ये किसी चीज़ को ना फॉल्स करने के लिए काम, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5, तो ए को ट्रू माना जाएगा, है ना। देखिए जब भी सी प्लस में देखिए रूल है कि जब भी किसी भी वेरिएबल में नॉन जीरो नंबर होती है, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, उसे हम हमेशा ट्रू मानते हैं, ओके। लेकिन अगर हम उस नंबर के पहले नॉट लगा दें, जैसे यहाँ पर क्या है, ए में क्या है 5 है, तो ए को अभी ट्रू माना जाएगा, लेकिन अगर मैं नॉट ए लिख दूं तो ये फॉल्स बन जाएगा। क्यों? देखिए नॉट का मतलब ही होता है अपोजिट कर देना, तो ए क्या है 5 है जो कि ट्रू माना जाएगा, लेकिन अगर हमने नॉट ए लिख दिया तो ये फॉल्स माना जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं क्या, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। फिर उसके बाद क्या आता है, बिटवाइस ऑपरेटर। तो इसमें बिटवाइस एंड है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर एक ही एंड का है, फिर बिटवाइस आर है, इसमें एक ही है, फिर इसे बोलते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट, इसे बोलते हैं राइट शिफ्ट, इसे ये टिल्ड सिंबल है जिसे बोला जाता है बिटवाइस नॉट ऑपरेटर, और जो ये कैप है ना इसको बोला जाता है बिटवाइस एक्सआर ऑपरेटर। तो बिटवाइस ऑपरेटर की जो वर्किंग होती है उसको हम एक्सप्लिसिटली किसी दूसरे वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये बाइनरी पर वर्क करते हैं। इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जब तक हम वेरिएबल की जो वैल्यूज इनका नहीं करेंगे ये हमें समझ में नहीं आने वाला है। फिलहाल अगर आप प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी दो वेरिएबल हैं, तो अगर मैं लिखूँ डी इक्वल्स टू ए एंड बी, तो इसका क्या रिजल्ट आने वाला है ना। या तो लेट से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई इक्वल्स टू ए आर बी, इस तरह से। तो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं इन सारे ऑपरेटर्स का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। फिलहाल जो इनकी वर्किंग होती है, इंटरनल वर्किंग, किस तरह से हम बाइनरी करके इन पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो लंबा होने वाला है, ठीक। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला है देखिए एक इक्वल टू, जिसका हम यूज़ करके वैल्यूज को असाइन करते हैं इस तरह से, है ना। उसके बाद है प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये जो वेरिएबल ए है, मान लीजिए ए में मुझे अभी 5 है, एक और ऐड करना है, ए की वैल्यू मुझे मान लीजिए 2 इंक्रीमेंट करनी है, ए में मुझे 7 रखना है, लेकिन मैं डायरेक्टली ए में 7 इस तरह से नहीं रखूँगा, नहीं। मैं क्या चाहता हूँ कि ए में जो वैल्यू है उसमें +2 को ऐड करो और जो भी रिजल्ट आए उसको ए में ही रख दो। देखिए हमने क्या किया कि जो ए में वैल्यू है 5 उसमें 2 ऐड कर लो, और जो रिजल्ट आए उसको क्या करो, उसको ए में ही रख लो, है ना। तो उसको ए में ही रख लो। तो इस तरह से हम लिखें, या तो मैं क्या करूं, मैं a प्लस इक्वल टू 2 लिख दूं। ये दोनों चीज़ें लिखना सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो ऑपरेटर मिल के बन रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ लिखना और ये लिखना बराबर है। इसी तरह से आप समझिए कि अगर a में जो वैल्यू है उसमें हमें 2 सब्ट्रैक्ट करके जो आए उसको अगर a में रखना होता तो मैं यहाँ पर लिखता a-2, और इस प्लस की जगह पर मैं यहाँ पर माइनस कर देता। तो वही यहाँ पर सारी जगह मल्टीप्लाई करना होता किसी नंबर से, तो इस तरह से डिवाइड करना होता, मॉड्यूलर करना होता, है ना। तो इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से लिखना बराबर होता है। ये सब किस कैटेगरी में है, असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करते हैं, प्लस प्लस है, तो ये एक से इंक्रीमेंट करता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, माइनस माइनस, तो ये एक से डिक्रीमेंट करता है, ठीक। तो क्या होता है यूनरी ऑपरेटर। अब इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का भी हमें लॉजिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए मैं ए में जो वैल्यू है 5 उसमें एक इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा a प्लस प्लस, ए में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर कहीं भी मैं a प्लस प्लस इस तरह से एग्जीक्यूट कर दिया और उसके नीचे अपने हम प्रोग्राम में कहीं भी a की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो 5 नहीं मिलेगा, वो 6 मिलेगा, क्योंकि हमने a की वैल्यू को क्या किया है, इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक। इसी तरह से हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, a माइनस माइनस कर दिया हमने, तो इसे हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर फर्दर अब हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी हम यूज़ करने वाले हैं, हम आई एम गोइंग टू यूज़ a,
तो क्या वैल्यू मिलने वाली है, 5 नहीं मिलेगी, एक हमने डिक्रीमेंट कर दिया तो क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है यहाँ पर एक ही वैल्यू को, ठीक। लेकिन जो ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, हम चाहे ए माइनस माइनस लिखें या माइनस माइनस ए लिखें, तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट प्री डिक्रीमेंट, सॉरी इसको हम बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। और जब हम माइनस माइनस बाद में लगाते हैं तो इसे बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। उसी तरह से प्लस प्लस के केस में भी इसे हम बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसे क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। सॉरी, जब प्लस प्लस होगा तो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसे हम बोलेंगे क्या, प्री इंक्रीमेंट, ठीक। और इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। हालांकि जब आप इस तरह से सिंगल ऐसे लिखेंगे कहीं अपने प्रोग्राम में, तो चाहे आप ए प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस ए लिखें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन जब आप वैल्यू असाइन करेंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी। तब उससे क्या मतलब समझिए, मान लीजिए जो हमारे पास वेरिएबल ए है उसमें क्या वैल्यू है, 5 है। मैं ए में इंक्रीमेंट करके उसे डी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता, तो मैंने लिखा इंट डी इक्वल टू, अब अगर हमने यहाँ पर लिखा ए प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ इंट ई इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, तो इन दोनों में डिफरेंस है। क्या है, देखिए जब आप प्लस प्लस बाद में लिखते हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब ए में इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले ए की वैल्यू डी में असाइन हो जाएगी। तो ए में अभी क्या है, 5 है, तो डी में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस केस में डी में 5 चला गया, और ए में क्या होगा, ए में इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे पोस्ट इंक्रीमेंट है। लेकिन जब प्री इंक्रीमेंट आप यूज़ करेंगे तो पहले ए में इंक्रीमेंट होगा, उसकी वैल्यू जो आएगी वो ई में जाएगी। तो ए में क्या है, 5 है, तो पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा, तो ई में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, और ए में भी इंक्रीमेंट होगा तो वो भी 6 हो जाएगा। तो इसे हम देखिए, आप देख सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस कर दूँ तो क्या होगा, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो ए की वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी। तो ए में क्या है, 5, तो डी में चला जाएगा 5, उसके बाद ए में डिक्रीमेंट हो गए, 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या है, ये प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, तो 5 से 1 डिक्रीमेंट हो गया, क्या होगा, 4 होगा, तो इसमें चला जाएगा 4, और ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 4 हो ही जाएगी। तो जो हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं, ए में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो होना ही होना है, चाहे आप पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट जो लगाना हो लगाएं। लेकिन जो वैल्यू असाइन हो रही है, असाइनमेंट के लेफ्ट में है, उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, इंक्रीमेंट होने के बाद असाइन होगा कि इंक्रीमेंट के पहले असाइन होगा, ये पोस्ट और प्री पर डिपेंड करता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद आता है देखिए टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर इस तरह से होता है, हम यहाँ पर कॉलन यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, ठीक। कंडीशन के बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन 1, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, ये एक्सप्रेशन 1 है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन 2, है ना, और उसके बाद सेमी कॉलन होता है। तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, ये कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा। तो इस पर हम प्रोग्राम आगे देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक ऑपरेटर क्या है इनका आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। हालांकि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े हैं तो आपको पहले से इन ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।